हाँ जी बच्चों, तो दोस्तों लास्ट सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। कैपिटल स्ट्रक्चर ये टॉपिक का रिवीजन किया हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से। आप लोगों ने समझा सब चीजों को और लॉजिक्स भी एकदम क्लियर है। आई होप सो दोस्तों मजा आया होगा प्रीवियस लेक्चर के आपके रिवीजन में। और अब ये जो लेक्चर हम रिकॉर्ड करने वाले हैं ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोस्तों कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपैरेटिवली बहुत ही इजी है। एक बार कैपिटल स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बस एक एड ऑन चैप्टर है। इस चैप्टर का वॉल्यूम भी बहुत कम है कंपेयर टू आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर। चलो फटाफट इसको कवर कर लेते हैं दोस्तों। ओवरऑल ये है आपका चैप्टर का ओवरव्यू, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट्स इट। और ये चैप्टर खत्म। इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ डेट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डेट। दोस्तों कॉस्ट ऑफ डेट के हद तक अगर आपको कोई एलडीआर चाहिए तो नोट कर लीजिए दोस्तों, एलडीआर फॉर कॉस्ट ऑफ डेट। इसके लिए आपको क्वेश्चनर बुक का, देखिए ब्लू कलर मतलब क्वेश्चनर बुक का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अगर आप पढ़ लोगे क्वेश्चनर का तो आपका ये कॉस्ट ऑफ डेट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन सभी का ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में आप जाइए। आप सब ये सभी जो मेरे जो क्वेश्चंस है ये मैंने अपलोड कर दिए हैं आपके लिए, और आप बस डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करोगे तो आप ये क्वेश्चन के लिंक पे चले जाओगे, आप ऑटोमेटिकली ये डिस्कशन देख पाओगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट के तक ये आपका एलडीआर रहेगा एफएम क्वेश्चनियर बुक में से। देन इसी कॉस्ट ऑफ डेट में एक और टाइप है कन्वर्टिबल डिवेंचर। आई राइट फॉर यू, कन्वर्टिबल डिवेंचर। तो दोस्तों इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको दो क्वेश्चन रेफर करने चाहिए, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 21, फिर से क्वेश्चनर बुक का क्वेश्चन से 18 एंड 21। ठीक है, इसके बाद बहुत ही सिंपल सा एक पार्ट हम कवर करने वाले हैं, वो है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल के लिए आपको रेगुलर नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 देखना चाहिए। रेगुलर नोट्स मतलब ग्रीन कलर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो ये भी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कर लीजिए, आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल पे। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल कंपैरेटिवली बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, उसके बाद हम जाएंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में दो टाइप होते हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी एंड एक्सटर्नल, दैट इज फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी। अगर आपको ये दोनों पर एक साथ एक ही क्वेश्चन में बोल दूं करने के लिए तो चीज बहुत इजीली समझ जाएगी और दोनों का डिफरेंशिएशन भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ जाएगा। तो इसका एलडीआर रहेगा आपके क्वेश्चनर बुक का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चनर बुक का क्वेश्चन नंबर 8, ब्लू कलर मतलब क्वेश्चनर बुक का क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अगर आप एक ही क्वेश्चन कर लोगे तो आपको एग्जिस्टिंग इक्विटी एंड फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी मतलब ही एक्सटर्नल इक्विटी, ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। फिर से अगर आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग अच्छे से समझना है तो क्वेश्चन नंबर 8 को कवर कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका एलडीआर बन गया इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के तक। ओके, देन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके अंदर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू ये दो वेट्स होते हैं, आपको पता है। अगर आपको बुक वैल्यू मेथड कवर करना है अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए क्वेश्चनर बुक का एलडीआर के तौर पे, और क्वेश्चन नंबर 13 भी एलडीआर के तौर पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इनके भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आपको करना है अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन मेरे साथ कवर करना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर लीजिए, आप ऑटोमेटिकली वीडियो पे चले जाओगे। देन मार्केट वैल्यू मेथड जो होता है, इसके लिए भी आपको क्वेश्चन नंबर 10 एंड 13 ये दोनों कवर करने हैं। तो आई विल राइट दिस टू क्वेश्चंस इन बिटवीन दिस, तो ये दोनों के लिए आपको वो करना पड़ेगा। इसके बाद मार्केट वैल्यू में आपको पता है कि रिटेन अर्निंग का मार्केट वैल्यू सेपरेटली नहीं होता है, बट केआरके जब अलग होता है तब आप रिटेन अर्निंग सेपरेटली ट्रीट करते हो। केआरके जब सेम नहीं है तब आपको रिटेन अर्निंग अलग से स्प्लिट करना पड़ता है फ्रॉम द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी का मार्केट वैल्यू दो पार्ट में बढ़ जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग। ओके, तो ऐसे मार्केट वैल्यू वाले मेथड के क्वेश्चन में जब आप स्प्लिट करते हो, स्प्लिट ऑफ इक्विटी मार्केट वैल्यू इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके लिए आप एलडीआर मार्क कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर क्वेश्चनर बुक। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर क्वेश्चनर बुक अगर आप कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये स्प्लिट वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाएगा। राइट, इसके बाद आपके चैप्टर में दो पार्टी बचते,
एंड के दो पार्ट बोल सकते हैं आप, मार्जिनल वैक एंड न्यू वैक। मार्जिनल वैक मतलब एडिशनल पैसों का जो आपने जस्ट पैसा रेज किया रहेगा उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर आपको मार्जिनल वैक समझना है अच्छे से तो आप रेफर कर सकते हो अगेन क्वेश्चनर बुक का क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको मार्जिनल वैक का कंसेप्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और न्यू वैक के लिए आपको रेगुलर नोट्स का, ग्रीन कलर मतलब रेगुलर नोट्स का क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप रेफर कर लोगे तो आपको न्यू वैक का कंसेप्ट समझ जाएगा। व्हाट इज एग्जैक्टली न्यू वैक, हम डिटेल में हर चीज देखने वाले। बट न्यू वैक मतलब अगर एग्जिस्टिंग पैसे कंपनी के पास ऑलरेडी है 1 करोड़, कंपनी ने और 40 लाख लिया, रेज किया कहीं और सोर्सेस से, तो अब आप 1 करोड़ 40 लाख का जब वैक निकालते हो तो उसे बुलाते हैं न्यू वैक। बट अगर आप सिर्फ एडिशनल 40 लाख का वैक निकालोगे तो उसको बुलाते हैं मार्जिनल वैक। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअली हर एक चीज को बहुत अच्छे से जल्द कवर कर लेते हैं। आ जाइए अपने डिस्कशन पर। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट। दोस्तों जहां पर भी कुछ लिखा है और आपको लिखने की इच्छा है कोई बात नहीं, आप पॉज कीजिए वीडियो को और लिख लीजिए, ठीक है। चलो, तो कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है ये 2 पार्ट में बटा होता है। सबसे पहले इररेडीमेबल डेट और दूसरा होता है रेडीमेबल डेट। इररेडीमेबल डेट का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा दोस्तों। कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर आय जो है इंटरेस्ट, ये कॉस्ट ऑफ डेट होता है। बट ये जो इंटरेस्ट होता है ये पीएनएल डेबिट होता है और उस पर मिलता है टैक्स शील्ड, इसलिए आपने इस इंटरेस्ट को लेना चाहिए आफ्टर टैक्स शील्ड। तो ये बन गया इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स शील्ड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। व्हाट इज नेट प्रोसीड दोस्तों? जितना पैसा कंपनी के जेब में आया यूज करने उसे बुलाते हैं नेट प्रोसीड्स। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। सबसे पहले आपके कॉस्ट ऑफ डेट में जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अमाउंट है और नीचे डिनोमिनेटर में नेट प्रोसीड जो वो कंपनी को जितना पैसा यूज करने मिला वो है। ओके, बट जो आय के बाद इंटू 1 माइनस टी लिया है वो टी है टैक्स का रेट। ओके, बट दोस्तों कभी कभी जैसे कि मेनली टर्म लोन में ऐसा होता है कि आपके नेट प्रोसीड्स अलग से कुछ नहीं होते, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर फ्लोटिंग चार्जेस या कोई भी डेट रेस करने का कॉस्ट नहीं होता। डिबेंचर के केस में होता है बट जनरली टर्म लोन के केस में नहीं होता। तो ऐसे केस में दोस्तों आपका जो आई इंटू 1 माइनस टी है ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। यहां पर हम लिख सकते और शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर टर्म लोन, और उस केस में हम बोलेंगे केडी इज इक्वल टू डायरेक्टली आई इंटू 1 माइनस टी। बट ये जो आई है ना दोस्तों ये इंटरेस्ट अमाउंट नहीं है, ये इंटरेस्ट का रेट है। ओके, इंटरेस्ट अमाउंट नहीं है, ये इंटरेस्ट का रेट है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। तो जब आप शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आई इज इंटरेस्ट का रेट, बट आप जब ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी वाला, तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है आई। ओके तो शॉर्टकट फॉर्मूला जनरली यूज्ड फॉर टर्म लोन, इसलिए मैंने डायरेक्टली टर्म लोन लिख दिया। ओके, तो यहां पर अगर आपको चाहिए तो हम मेंशन कर सकते हैं वेयर I is equal to interest amount, T is equal to tax rate, NP is equal to net proceeds, बट यहां का जो आय है इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, और वो स्टार मार्क वाला जो आय है एग्जाम में आपको स्टार मार्क नहीं करना है, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं। वो आय जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट है, रेट, वो इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं, वो रेट है। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका इररेडीमेबल कैटेगरी। अब आते हैं रेडीमेबल कैटेगरी पर। रेडीमेबल कैटेगरी में यही फॉर्मूला आई इंटू 1 माइनस टी तक सेम रहेगा। आई इंटू 1 माइनस टी तक पूरा फॉर्मूला सेम है, प्लस इसके बाद रिडीमेबल डेट में ऐसा होता है काफी बार कि कंपनी के पास जेब में पैसा कम आया नेट प्रोसीड, बट कंपनी जब ये रिडीम कर रही है वापस तब रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा है, तो हम बोलेंगे आरवी रिडीमेबल वैल्यू माइनस एनपी नेट प्रोसीड। तो ये डिफरेंस जो है ये कंपनी का एक्स्ट्रा कॉस्ट है, बट ये एक्स्ट्रा कॉस्ट तो पूरे लाइफ में एक बार है, तो हम इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को ओवर द लाइफ अमोर्टाइज कर देंगे, इसलिए हम डिवाइडेड बाय एन कर देंगे इसको। ये बन गया अमोर्टाइजेशन। तो I इंटू 1 माइनस टी इज इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स शील्ड प्लस अमोर्टाइजेशन होल डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ बोथ आरवी प्लस एनपी बाई 2 इंटू 100। क्योंकि दोस्तों रेडीमेबल डेट में आने वाला पैसा अलग था, जाने वाला पैसा अलग है। आने वाले पैसे को हम नेट प्रोसीड बुला रहे हैं,
जाने वाले पैसे को हम रेडीमेबल वैल्यू बुला रहे हैं। तो हम आखिर इसको किस बेस पे ले, जितना पैसा मिला या जितना पैसा रीपे किया, तो हम बुलाएंगे कोई बात नहीं भाई, इन दोनों के एवरेज को बेस मान लेते हैं। आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 विल बिकम द बेस। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला फॉर रेडीमेबल डेट। और रेडीमेबल डेट में हमने अलग चीज सिर्फ रेडीमेबल वैल्यू देखी, तो यहां पर हम बोलेंगे रेडीमेबल वैल्यू, आरवी इज नथिंग बट रेडीमेबल वैल्यू। ये जो भी वैल्यूज हम लेंगे यहां पर, इंटरेस्ट अमाउंट हो, नेट प्रोसीड्स हो, रेडीमेबल वैल्यू हो, ये पर डिबेंचर लेंगे। क्या लेंगे बोलो? पर डिबेंचर लेंगे। बिकॉज अगर एक डिबेंचर का कॉस्ट है सपोज 8.3%, तो सारे डिबेंचर का कॉस्ट 8.3% ही रहेगा। तो मैं क्यों अननेसेसरली पूरे डिबेंचर का कैलकुलेशन करते बैठूंगा, मैं सिर्फ पर डिबेंचर करूंगा ना, क्योंकि मेरा परसेंटेज कॉस्ट पर डिबेंचर एंड टोटल डिबेंचर का तो सेम ही रहने वाला है। यस डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर हमारा रेडीमेबल डेट, इरेडीमेबल डेट कवर होता है। इसके बाद इसी डेट के अंदर आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिबेंचर निकाल लो। तो दोस्तों ऐसे केस में और कुछ नहीं, हर एसेट, भले वो बॉन्ड हो आप खरीदा हुआ या आप इक्विटी शेयर खरीद रहे हो, ये एसेट्स की वैल्यू, जिनको हम वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज बोलते हैं, आप सीए फाइनल में पढ़ लोगे एएफएम के अंदर, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज नाम है इस चैप्टर का, जो सीए फाइनल में पढ़ोगे। तो इस सिक्योरिटीज के अंदर इक्विटी शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, हर चीज आती है। तो ऐसे सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन कैसे होता है, इज नथिंग बट, अगर आप एज एन इन्वेस्टर ये सिक्योरिटीज खरीद लोगे तो आपका आज कितना आउटफ्लो होगा, इनफ्लो क्या क्या होगा, ये देखा जाता है। तो आपका इनफ्लो, मेनली इनफ्लो क्या है वो देखा जाएगा, और वो इनफ्लो का हम फ्यूचर में मिलने वाले इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, और वो प्रेजेंट वैल्यू हमारे रिक्वायर्ड रेट से डिस्काउंटिंग करके निकाला जाता है। डिस्काउंटिंग फैक्टर विल बी इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो ऐसे केस में जनरल एक फॉर्मेट देता हूं मैं आपको। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर अगर आपको निकालना है, और अगर वो नॉर्मल बॉन्ड्स है तो ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट रिक्वायर्ड रेट लिख रहा हूं मैं, जो भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रेट दिया रहेगा वो लेना होगा, एंड डीसीएफ। दैट्स इट दोस्तों। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बॉन्ड खरीद रहा हूं 1 से 5 साल, मुझे सपोज फेस वैल्यू 10 रुपया है, फेस वैल्यू 100 रुपीज ले लेते, रुपीज 100 इज फेस वैल्यू। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट सपोज 12% है, तो 12% आ गया आपका कूपन रेट। तो आपका बॉन्ड डिबेंचर जो भी आप खरीद रहे हो वो 12% आपको इंटरेस्ट देने वाला है। तो आप क्या करने वाले हो, एवरी ईयर 12 रुपए आपको मिलेंगे, बट वो 12 रुपए पर आपको भरना पड़ेगा टैक्स। तो 12 रुपए को बना दो आफ्टर टैक्स। सपोज 12 पर 30% टैक्स है, तो 12 इंटू 0.7 करना पड़ेगा 30% टैक्स के बाद, तो 8.4 रुपीज आएगा। 5th ईयर में रिडीमेबल वैल्यू मिलेगा आपको, सपोज इट इज रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, तो 5% प्रीमियम मतलब 105 आपको मिलने वाला है। तो आपको ये बॉन्ड फ्यूचर में ये कैश फ्लोज देने वाला है। 5th ईयर में रिडीमेबल वैल्यू देने वाला है 1 से 5 ईयर, तो एक्चुअली 12 रुपए देगा, बट आपको भरना पड़ेगा 30% टैक्स। तो टैक्स रेट अगर 30% है तो आफ्टर टैक्स बना दिया हमने 12 इंटू 0.7, 8.4। एंड दोस्तों इसको आप रिक्वायर्ड रेट से डिस्काउंट करोगे, रिक्वायर्ड रेट सपोज 10% रख देते एग्जाम्पल, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो 5th ईयर का फैक्टर है 0.621, एंड अगर मैं जीटी दबा दूं तो 1 से 5 ईयर्स का फैक्टर है 3.791। बस इन फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है कैश फ्लो को, और आपका वैल्यू आ जाएगा 8.4 इंटू 3.791, यह आ गया 31.84, एंड 0.621 इंटू 105 अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा 65.205। अगर इसको ऐड करेंगे 31.84 के साथ, तो आपका वैल्यू ऑफ बॉन्ड या डिबेंचर जो बुला लो, ये वैल्यू आ गई है आपका 97 रुपीज की। अगर ये डिबेंचर या बॉन्ड मार्केट में मिल रहा होगा 90 रुपीज में, आई विल से देन बाय इट। व्हाट इज 90 रुपीज? मार्केट प्राइस पर डिबेंचर। मार्केट प्राइस पर डिबेंचर कितना बोला मैंने? 95 बोला। तो ऐसे केस में आई विल से वी शुड बाय। बट अगर मार्केट प्राइस पर डिबेंचर सपोज 103 है, तो आई विल से डोंट बाय, रादर अगर रहेगा तो बेचो। क्यों? क्योंकि ये है उसका प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम बुलाते हैं टेक्निकली इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। क्या बुलाते हैं दोस्तों इसको? इंट्रिंसिक वैल्यू बुलाते हैं इसे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू उस बॉन्ड का ये है।
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकलता है। नॉर्मल बॉन्ड हमने अभी अभी कवर किया, जैसे नॉर्मल बॉन्ड कवर किया वैसे ही सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड भी कवर होता है एंड वैसे ही जीरो कूपन बॉन्ड भी कवर होता है। व्हाट इज एग्जैक्टली सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड? तो सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड में सेम बॉन्ड का एग्जांपल लेते, ठीक है, विल टेक द एग्जांपल ऑफ सेम बॉन्ड। सिर्फ फर्क क्या है, 1 से 5 इयर्स, सपोज आपको वो 100 रुपया एक साथ, मतलब फिफ्थ ईयर में 100 रुपया 105 रुपए नहीं दे रहा है, वो आपको 1 से 5 इयर्स 20 रुपीज दे रहा है, ओके। एंड उसके साथ साथ वो बचा हुआ अमाउंट पे इंटरेस्ट भी देते जा रहा है। तो ऐसे केस में हम बुलाएंगे ईयर 1 2 3 4 5, अलग से 5 साल। एवरी ईयर क्या दे रहा है वो 20 ये बन गया सेल्फ अमोर्टाइजिंग, क्योंकि 100 रुपए की उसकी फेस वैल्यू थी बट उन्होंने 5 ईयर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 100 रुपीज पर आपको मिलेगा कूपन रेट 12%, बट उस पर 8.4 लेना पड़ेगा क्योंकि आफ्टर टैक्स लेंगे हम। तो यहां पर आ जाएगा 8.4, तो ये बन जाएगा 28.4। कितना बनेगा? 28.4 बन जाएगा ये, करेक्ट। बट दोस्तों सेकेंड ईयर में क्या होगा मन में? सेकेंड ईयर में आपको 100 रुपीज पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 80 रुपीज पर इंटरेस्ट मिलेगा। 12% से 9.6, इसको बना दीजिए 0.7 से मल्टीप्लाई कर आफ्टर टैक्स, ये आ जाएगा 6.72 और ये बन जाएगा 26.72। आपको समझा मैंने क्या किया? 80 रुपीज पर इंटरेस्ट लिया है, अगली बार क्या करेंगे 60 पर लेंगे। क्यों सर? बिकॉज 20-20 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट मिल रहा है ना आपको वापस। तो 60 पर 12% अगर मैं लूंगा तो 7.2 होता है, इस पर 0.7 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आफ्टर टैक्स बनाना है, तो इट विल बी ओनली 5.04, तो ये बन जाएगा 25.04। और उसके अगले साल तो सिर्फ 40 पर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। 40 इंटू 12%, 4.8 इंटू 0.7, ये आ जाएगा 3.36 और ये बन जाएगा 23.36। आपको समझ रहा है? और उसके बाद लास्ट ईयर में तो सिर्फ 20 पर 12% इंटू 0.7, ये आ जाएगा 1.68, ये आ जाएगा 21.68। ओके, इस तरीके से आपको निकालने होते हैं आपके कैश फ्लोज सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड के। और आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर जो भी रहेगा 1 2 3 4 5 का, वो यहां पर रखकर डीसीएफ से मल्टीप्लाई कर आपकी वैल्यूज आ जाती है। तो ये होता है दोस्तों सेल्फ अमोर्टाइजिंग बॉन्ड, ओके। तो ये सिर्फ एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। और लास्ट आता है आपका टाइप, वो है जीरो कूपन बॉन्ड। दोस्तों जीरो कूपन बॉन्ड और कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है कि भैया ये बॉन्ड आपको 1 2 3 4 5 में कुछ नहीं देगा, डायरेक्टली आपको फिफ्थ ईयर में आपका वैल्यू देगा जो भी देने वाला है। आप उसको आज कितने में खरीदोगे? इज वेरी सिंपल, फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करना है, प्रेजेंट वैल्यू पर लाना है, सीधा सीधा एक ही बार कैश फ्लो मिलने वाला है आपको। तो इमेजिन कीजिए कि अगर एक बॉन्ड है जो बोल रहा है आपको कि आपको 100 रुपया फेस वैल्यू मिल जाएगा डायरेक्टली फिफ्थ ईयर में, तो आप उस बॉन्ड को आज कितने में खरीदोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इज वेरी सिंपल, ये था आपका सेल्फ अमोर्टाइजिंग वाला बॉन्ड। और इसी तरीके से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड अगर आपको निकालना है तो बहुत सिंपल है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन करना होगा। मेरे एग्जांपल में सपोज फ्यूचर में आपको 5 साल बाद 100 रुपीज मिलने वाले, तो आप उसे डिस्काउंट करोगे सपोज 10% से, आपका रिक्वायर्ड रेट 10% रहेगा, तो रेस टू 5। बस इसको सॉल्व करना है और आपकी वैल्यू आ गई। दोस्तों इसको सॉल्व करके डायरेक्टली आपकी वैल्यू आ गई। और अब अगर आपको ये फॉर्मूला फाउंडेशन वाला सूट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ। आर ले लो 10% और एन ले लो 5 इयर्स। दोस्तों इसको सॉल्व करके आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ जाएगी। इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड ड्यूरिंग द लाइफ कोई आपको इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, डायरेक्टली फिफ्थ ईयर में वो फेस वैल्यू दे रहा है। आप बताओ आप उसको कितने में खरीदोगे आज? अंडरस्टूड? ये था आपका वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का लॉजिक। अब बात करते, तो हमने तीनों पार्ट कवर कर लिए, अब बात करेंगे हम वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो कंपैरेटिवली बहुत ही इजी है। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा जगह यहां पर नीचे ले लेता हूं ताकि आपको ऊपर लिखा हुआ पार्ट एकदम अच्छे से समझ जाए।
ओके, इसी चीज को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। फाइन। तो ये था आपका सेल्फ अमोर्टाइजिंग। ये आपका नॉर्मल बॉन्ड था पहला वाला, और ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स पे। तो प्रेफरेंस शेयर्स में दोस्तों बहुत सिंपल लॉजिक होता है। आपको मिलता है प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट नहीं मिलता, प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है। बट जैसे इंटरेस्ट को टैक्स शील्ड दिया था हमने, प्रेफरेंस डिविडेंड को टैक्स शील्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो पीएनएल डेबिट नहीं होता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रेफरेंस डिविडेंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट होता है, जबकि प्रेफरेंस आपका जो इंटरेस्ट है वो पीएनएल डेबिट आइटम है। तो इंटरेस्ट पर आपको टैक्स शील्ड मिलेगा, बट प्रेफरेंस डिविडेंड पे आपको टैक्स शील्ड नहीं मिलेगा। तो आपका फॉर्मूला जो है वो सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन रहेगा, सिर्फ थोड़ा डिफरेंस रहेगा। KP is equal to, I will say, preference dividend divided by net proceeds into 100। यहां पर PD को आफ्टर टैक्स नहीं किया गया, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम। और दूसरी तरफ भी फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा redeemable कैटेगरी में। KP is equal to preference dividend plus redeemable value minus net proceeds divided by N whole divided by redeemable value plus net proceeds by 2 into 100। दोस्तों ये फॉर्मूला आपका रहेगा रेडीमेबल कैटेगरी का, और इरेडीमेबल कैटेगरी फॉर्मूला रहेगा आपका पीडी अपॉन एनपी इंटू 100। तो यहां पर हम बोलेंगे वेर पीडी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट एनपी इज इक्वल टू ऑफकोर्स नेट प्रोसीड्स, जितना भी कंपनी की जेब में पैसा आया। वापस से इसको भी पर प्रेफरेंस शेयर निकालना है, टोटल के लिए नहीं निकालना है। आरवी इज इक्वल टू रिडीमेबल वैल्यू। ओके गाइस, तो ये तो एकदम क्लियर है दोस्तों। प्रेफरेंस शेयर्स भी एकदम क्लियर है, बहुत इजी है। अब बात करेंगे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के तक 6 मॉडल है जिससे आप आपका आंसर निकाल सकते हो। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट है डिविडेंड प्राइस मॉडल, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। इसी को गॉर्डन अप्रोच के नाम से हम जानते हैं डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में। गॉर्डन अप्रोच, इसी को बुलाते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। गॉर्डन मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। आई विल राइट फॉर यू। गॉर्डन ऑब्लिक डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ओके, और फिर आता है अर्निंग्स प्राइस, अर्निंग्स प्राइस प्लस ग्रोथ। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक एग्जाम में नहीं आया है, बट फिर भी समझ लीजिए अच्छे से। रियलाइज यील्ड अप्रोच, ये भी आउटडेटेड बन गया है, मगर इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आया YTM, वो और कुछ नहीं आपका IRR होता है, हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। और उसके बाद CAPM अप्रोच। दोस्तों तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से CAPM इंपॉर्टेंट है, और यहां पर जो हम YTM पढ़ेंगे ना वो इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए दोस्तों एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के बारे में, मतलब डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ। तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच में your K formula is very simple, D1 upon P0 into 100, क्योंकि ये कोई ग्रोथ नहीं है। D1 upon P0 into 100। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मुलेस, क्योंकि हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिराइव किए थे। आपको याद दिला दूं, ये फॉर्मुला प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू A by R से आता है। आपको याद होगा, हमने क्लास में डिस्कस किया था। बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच इज D1 by P0 into 100। अगर डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ पढ़ना है आपको, तो इसका फॉर्मूला रहेगा K इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G इंटू 100। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। यहां पे ग्रोथ के अंदर ग्रोथ ऐड कर दिया गया है। और D1 हम कैसे निकालते हैं सर? D1 इज नथिंग बट D0 प्लस ग्रोथ कर दोगे तो D1 आ जाएगा। D0 में मतलब लास्ट ईयर के डिविडेंड में अगर ग्रोथ ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड मिल जाएगा आपको। इस तरीके से हम D1 निकालते हैं,
बट याद रखिए फॉर्मूले में D1 अपॉन P0 प्लस जी अलग से है। तो भले ही आप D1 निकालने के लिए ग्रोथ ऐड कर रहे हो पिछले डिविडेंड में, बट आपको फिर भी फॉर्मूले में अलग से D1 अपॉन P0 के बाद प्लस जी का इंपैक्ट देना है। ओके, अब बात करेंगे अर्निंग्स प्राइस अप्रोच। अर्निंग्स प्राइस अप्रोच इज वेरी सिंपल, कॉपी ऑफ डिविडेंड प्राइस अप्रोच वी कैन से, एंड इसी में फॉर्मूला है D1 के जगह ईपीएस अपॉन P0 इंटू 100, एंड यहां का फॉर्मूला है प्लस ग्रोथ वाला K इज इक्वल टू ईपीएस अपॉन P0 प्लस जी इंटू 100, प्लस जी इंटू 100। कुछ नहीं किया इस फॉर्मूले में, डिविडेंड के जगह अर्निंग पर शेयर डाल दिया, डिविडेंड ऑफ फर्स्ट ईयर के जगह अर्निंग पर शेयर डाल दिया बस। बाकी फॉर्मूला पूरा सेम रखा, लॉजिक भी वही है, कॉपी पेस्ट कर दिया और कुछ नहीं। ओके, अब रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में हमारे पास दो तरीके, एक ओल्ड अप्रोच और एक न्यू अप्रोच, हम दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले ओल्ड अप्रोच की बात करूंगा मैं। आपका रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच के अंदर ओल्ड वाला लॉजिक क्या बोलता है, K इज इक्वल टू डिविडेंड ऑफ टाइम t प्लस प्राइस ऑफ टाइम t माइनस प्राइस ऑफ टाइम t माइनस 1, होल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ टाइम t माइनस 1 इंटू 100। तो दोस्तों ये फॉर्मूला जो है ना, ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। ये बोलता है वॉट एवर इज द रिटर्न टू इन्वेस्टर इज कॉस्ट टू कंपनी। तो रिटर्न टू इन्वेस्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिविडेंड, जब वो उस साल का जो डिविडेंड उसको मिला वो, और उस एक साल में बढ़ने वाला प्राइस अप्रिसिएशन। ये दोनों चीजें अगर मैं ऐड कर दूं तो रिटर्न टू इन्वेस्टर आ जाएगा रुपीज टर्म्स में। अब इसको अगर मुझे परसेंटेज टर्म्स में करना है तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं लास्ट ईयर के प्राइस से और मल्टीप्लाई कर रहा हूं 100 से। सर लास्ट ईयर के प्राइस से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज हम अज्यूम करते हैं कि हमने ये एक साल का अगर रिटर्न निकालना है तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर ही शेयर को खरीदा है। हर एक साल का अगर आपको मुझे इन्वेस्टर का रिटर्न या कंपनी का कॉस्ट निकालना है वो तो ईयरली रहेगा, तो मुझे तो अज्यूम ही करना पड़ेगा कि ये शेयर मैंने लास्ट ईयर खरीदा है, तो उस बेसिस पर मुझे इस साल का रिटर्न ये मिला है। तो ये रिटर्न डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का प्राइस इनटू 100 विल गिव मी परसेंटेज रिटर्न। रिटर्न फॉर इन्वेस्टर इज कॉस्ट टू कंपनी। सिंपल लॉजिक, बट आउटडेटेड बन गया है, एग्जाम में नहीं आता है आजकल। इसी के जगह न्यू अप्रोच आ जाता है। न्यू चीज क्या है इसमें, YTM है, यील्ड टू मैच्योरिटी, विच इज नथिंग बट वेरी सिंपल टर्म्स में IRR है। ओके, IRR कैसे है, क्या होता है ऐसे केस में एग्जैक्टली देखिए, ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट एंड DCF। ओके, अब ऐसे केस में ना हम क्या करते हैं, ये जो मेथड्स से हम लोग आंसर्स निकाल रहे हैं इसको अप्रोक्सीमेशन मेथड्स बुलाते हैं। भले वो ऊपर के कोई भी फॉर्मुलेस ले लो, ये फॉर्मूला ले लो या पहले वाले फॉर्मुलेस ले लो, जितने भी हमने फॉर्मुलेस अब तक पढ़े ये सब फॉर्मुलेस को हम क्या बुलाते हैं, अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। क्योंकि इससे जो आंसर आ रहे हैं वो विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ रहे हैं, इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो आंसर आ रहा है वो अप्रोक्स आंसर है, इसलिए इसको अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, कोई भी चीज को अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकाल लेते हैं, उसके बाद ना विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेथड से निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हमको जो रेट मिला है विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला जो केडी केपी केई जो भी मिला रहेगा वो हमारा बन गया अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला से आंसर। तो फॉर एग्जांपल मेरा आंसर आता है 8.2, तो 8.2 का आंसर है तो मैं क्या करता हूं, 8.2 का आंसर है तो मैं ले लेता हूं स्टार्ट रेट 7% एंड एंड रेट 9%, क्योंकि 8.2 मतलब वो लगभग 7 और 9 के बीच आ रहा है, तो अपन 1% पीछे 1% आगे जाते हैं। अगर वो 8.6 होता तो भी मैं 8 और 9 ले लेता या 8 और 10 ले लेता, तो कोई भी 2% का गैप रखिए तो फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब क्या करते हैं, हम बोलते हैं 0 ईयर में, तो यहां पर सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे 8% ले रहा हूं, वापस यहां पर एग्जांपल के तौर पे 10% ले रहा हूं और DCF ले रहा हूं, डोंट राइट, ये कोई एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। 0 ईयर में अगर इन्वेस्टर परचेज करेगा तो कितने में परचेज करेगा, वो उस इन्वेस्टर का आउटफ्लो रहेगा, तो इन्वेस्टर का आउटफ्लो यहाँ पे 0 ईयर में लिया जाता है। 1 to 5 ईयर सपोज वो होल्ड कर रहा है तो उसे अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड मिलेगा, और अगर मैं बॉन्ड की बात करूंगा तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा ऑफकोर्स। और अगर मैं 5th ईयर की बात करूंगा कि रिडीमेबल वैल्यू मिल रहा है तो वो भी ऑब्वियसली आपका इनफ्लो रहेगा। तो ये जो 1 to 5 मिल रहा है वो भी इनफ्लो है, 5th ईयर में मिल रहा है वो भी इनफ्लो है, 0 ईयर में इन्वेस्टर जो पे कर रहा है वो इन्वेस्टर का आउटफ्लो है। तो इन्वेस्टर को यहां पर क्या मिल रहा है, अगर मैं डेट के एंगल से बात करूं तो इन्वेस्टर को यहां पर नेट प्रोसीड्स पे करने पड़ रहे हैं, इन्वेस्टर को यहां पर मिल रहा है इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स शील्ड वाला पार्ट,
और यहां पर इन्वेस्टर को मिल रहा है रिडीमेबल वैल्यू एज इनफ्लो। ओके, अगर यही सेम चीज मैं इक्विटी के एंगल से बात करूंगा तो वापस से 0 ईयर में उसको पे करना पड़ेगा मार्केट प्राइस पर शेयर। चलो इक्विटी का भी यहां पर कॉपी करके मैं दिखा देता हूं। सेम चीज अगर मुझे इक्विटी के लिए निकालनी है, क्योंकि वाईटीएम मेथड जो वो सब जगह एप्लीकेबल है, इक्विटी प्रेफरेंस डेट सब जगह एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं, डेट के बाद तो प्रेफरेंस ही पढ़ा था अपन ने। प्रेफरेंस की बात करेंगे तो यहां पर नेट प्रोसीड आउटफ्लो होगा, 1 से 5 ईयर में उसको प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा एंड लास्ट में मिलेगा रिडीमेबल वैल्यू। बस जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो वैल्यूज यहां पर पुटअप कीजिए, आपको ये सॉल्व करना है और जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा उसको आईआरआर के ही तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो आप सभी को पता है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं आईआरआर को। यहां का जो आंसर पॉजिटिव वाला आएगा इसे सरप्लस बुलाते हैं, यहां का जो नेगेटिव आंसर आएगा उसे हम डेफिसिट बुलाते हैं। सर ऐसा ही होगा क्या, डेफिसिट और सरप्लस, या ट्रायल एरर करना पड़ेगा? ट्रायल एरर की जरूरत नहीं है। ये दो रेट्स मैंने बोला कहां से आए, पहले अप्रोक्सीमेशन मेथड से केडी के फॉर्मूले से क्या आंसर आया वो देखिए और उसके बेसिस पर आप आपका रेट डिसाइड कर सकते हो, स्टार्ट रेट एंड रेट। जैसे कि मैंने आपको बोला 8.6 है तो 8 एंड 10 ले सकते हो आप। प्रेफरेंस के तक केपी का जो नॉर्मल आंसर आया आपका अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूले, मतलब पहले वाले फॉर्मूले से, वो सपोज लेट से आया 9.2%, तो 9.2% आया तो बेटर रहेगा, यहां पर 8 ले लीजिए, यहां पर 10 ले लीजिए, 9.2 था वैसे भी, राइट। तो वैसे तरीके से आप आपका प्रेफरेंस का भी आंसर निकाल सकते हो एंड सेम तरीके से आप आपका इक्विटी का भी आंसर निकाल सकते हो। इक्विटी के आंसर के लिए आपको यहां पर आउटफ्लो में लेना पड़ेगा मार्केट प्राइस पर शेयर, क्योंकि जितना भी मार्केट प्राइस पर शेयर चल रहा है उतना आपको पे करना पड़ेगा फॉर बाइंग इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के हद तक मार्केट प्राइस पर शेयर, दे 1 से लेके 5 इयर्स 6 इयर्स जो भी उन्होंने दिया रहेगा होल्डिंग पीरियड का, आपको यहां पर लेना पड़ेगा डिविडेंड। क्या सर ये भी आफ्टर टैक्स दिया जाएगा? नो, क्योंकि कंपनी को जिस पर टैक्स नहीं मिलती है उसको इन्वेस्टर को उस पर आफ्टर टैक्स नहीं लेना होता है। जिस पर देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड, कंपनी को टैक्स मिला क्या? नहीं, तो अपन ने उसको प्रेफरेंस डिविडेंड ही रखा, आफ्टर टैक्स नहीं बनाया। बट इंटरेस्ट, कंपनी को टैक्स मिला, यस, तो मैंने ले लिया इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। क्योंकि याद रखिए, ये मत भूलिए कि इन्वेस्टर का रिटर्न कंपनी का कॉस्ट होता है, हम तो कंपनी का कॉस्ट के एंगल से देखेंगे। ओके, तो लास्ट में इक्विटी की बात करेंगे तो इक्विटी सपोज 5 साल बाद हम बेच देंगे, तो 5 साल बाद जितने में भी अपन ने बेचा वो सेल्स प्रोसीड्स यहां पे लेना है अपने को। सेल्स प्रोसीड्स मतलब जितने में भी अपन ने वो शेयर को बेचा वो यहां पर आएगा सेल प्रोसीड। और दोस्तों उसको फिर जो भी अप्रोक्सीमेशन मेथड से केई का आंसर आया था उसको यूज करके यहां पर रेट्स ले सकते हो आप, आपके स्टार्ट रेट और एंड रेट। वापस से जैसे कि हमने डिस्कस किया वैसे आपको एक जगह मिलेगा सरप्लस, एक जगह मिलेगा डेफिसिट। जनरली स्टार्ट रेट जो होता है उस पर सरप्लस मिलता है, एंड रेट जो होता है उस पर डेफिसिट मिलता है। एंड सेम चीज यहां पर भी आपको मिलेगी नीचे इक्विटी वाले केस में, सरप्लस डेफिसिट्स। एक बार ये आ गए तो उसके बाद आपको वाईटीएम मेथड में और कुछ नहीं करना है। वाईटीएम एज आई टोल्ड यू इज नथिंग बट आईआरआर, और इसके लिए आईआरआर का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। स्टार्ट रेट मतलब अपने एग्जांपल में 8% प्लस सरप्लस मतलब पॉजिटिव एनपीवी जो भी आएगा वो लेना है, डिवाइडेड बाय सरप्लस माइनस डेफिसिट इनटू डिफरेंस इन रेट। मतलब ये फॉर्मूला कौन सा है सर? ये फॉर्मूला आपका आईआरआर का फॉर्मूला है, और बिल्कुल सेम फॉर्मूले से जो आपका आंसर आएगा उसको आप या तो केडी बुलाओगे, या तो केपी बुलाओगे, या तो केई बुलाओगे, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन क्या है। यस फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड वाईटीएम अप्रोच। एंड वाईटीएम अप्रोच जो है इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने क्वेश्चनर बुक में सॉल्व किए, आप देख सकते हो विद सॉल्यूशन सब कुछ दिया है आपको, राइट। चलिए, तो ये आपका हो गया केई का लॉजिक। हम पहुंच चुके थे लास्ट वाले पार्ट तक, सीएपीएम को हमने कवर नहीं किया अभी तक। सीएपीएम अप्रोच के लिए ना दोस्तों आपका केई का फॉर्मूला रहेगा आरएफ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, प्लस बीटा इंटू देखिए
यहां पर आपका फॉर्मूला रहेगा K इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। आपको याद ही होगा वैसे, आर एम इज रिटर्न फ्रॉम मार्केट, आर एफ इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो ये देगा आपको रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम, दैट वी आर मल्टीप्लाइंग विद बीटा वैल्यू। ये बीटा वैल्यू क्या होती है? सेंसिटिविटी ऑफ आवर स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट इज कॉल्ड एज बीटा। तो अपन क्या कर रहे हैं? मार्केट रिस्क प्रीमियम को अपने बीटा से मल्टीप्लाई करके रिस्क फ्री रेट ऐड कर रहे हैं। रिस्क फ्री रेट क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रीमियम लिया था अपन ने, इसमें से आर एफ माइनस किया था, तो आर एफ यहां पर ऐड किया जा रहा है। ये आपका सीएपीएम वाला फॉर्मूला है दोस्तों। और 6 तरीके से, इस तरीके से आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलते हैं। लास्टली नाउ कमिंग टू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का कॉस्ट निकालना होगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपको पहले देखना होगा ब्रोकरेज एंड पर्सनल टैक्स रेट दिया है क्या, पर्सनल टैक्स रेट ब्रोकरेज दिया है क्या। अगर दिया रहेगा तो आपका सिंपल फॉर्मूला रहेगा के आर इज इक्वल टू के इंटू 1 माइनस टीपी। व्हाट इज टीपी? पर्सनल टैक्स रेट ऑफ इन्वेस्टर। तो ये बन गया के आफ्टर पर्सनल टैक्स रेट ऑफ इन्वेस्टर, एंड इसमें से माइनस करना होगा ब्रोकरेज। बी स्टैंड्स फॉर ब्रोकरेज। ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ही करना है, अगर ये दिया नहीं है तो क्या करना है? तो सिंपल सी बात है, आपका के आर निकालना है यूजिंग वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ के आर निकालना है के के फॉर्मूले से। बट दोस्तों एक सिंपल सी चीज समझ लीजिए, के आर इज ऑलवेज इक्वल टू के। सिर्फ 2 केसेस में के आर के अलग बन सकता है। पहला, जब ब्रोकरेज एंड पर्सनल टैक्स रेट दिया रहेगा तब, और दूसरा के आर इज नॉट इक्वल टू के व्हेन, हम लिख देते हैं के आर इज नॉट इक्वल टू के इफ बी एंड टीपी इज गिवन। तब तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? ये फॉर्मूले से आपका के आर निकालना पड़ेगा, जिसमें के के बाद अपन 1 माइनस टीपी करके माइनस ब्रोकरेज कर रहे हैं। अगर ये हुआ तो, नहीं तो कब? के आर इज नॉट इक्वल टू के इफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर रहेगा तब। क्योंकि फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर जब होता है ना दोस्तों, तब के का फॉर्मूला स्लाइटली चेंज होता है। आप के का फॉर्मूला सपोज डिविडेंड प्राइस अप्रोच यूज कर रहे हो तो D1 अपॉन P0 में से माइनस एफ कर देते हो फ्लोटेशन कॉस्ट, प्लस जी ऐड कर देते हो, और उसके बाद इंटू 100 करके आंसर निकालते हो। ये के का फॉर्मूला है। बट तब आपका के आर जो होता है ना, के आर वो D1 अपॉन P0 ही होता है, प्लस जी होता है, इंटू 100 होता है। एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो बहुत अच्छा समझेगा। सपोज एक प्रेजेंट आपका जो शेयर का वैल्यू है वो सपोज 24 रुपीज है, ठीक है, और बोला गया है कि फ्रेश इशू हुआ है, फ्लोटेशन कॉस्ट के बाद कंपनी को 21 रुपीज मिला। तो इसका मतलब P0 माइनस एफ इज गिवन टू यू 21। तो ऑब्वियसली के निकालते वक्त P0 माइनस एफ कर 21 ही लिया जाएगा, बट के आर निकालते वक्त P0 24 ही रखा जाएगा। नीचे का, इधर का डिनोमिनेटर 21 आ जाएगा, बट इधर का डिनोमिनेटर जो है वो 24 आएगा, क्योंकि आप के आर के फॉर्मूले में माइनस एफ नहीं करते, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकाल रहे हो। रिटेन अर्निंग ऑलरेडी कंपनी के पास है। कोई मार्केट में कोई चीज बेचकर पैसा रेज कर इक्विटी नहीं, रिटेन अर्निंग नहीं आता है। रिटेन अर्निंग तो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो खुद के पास रिटेन कर रही है, वो है रिटेन अर्निंग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो ये केस में आपका के आर के दोनों अलग आएगा, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट का इंपैक्ट आ जाएगा। एंड अगर ब्रोकरेज एंड पर्सनल टैक्स दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, राइट। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एकदम क्लियर है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये निकालने के वक्त आपके पास 2 चॉइस होता है, या तो बुक वैल्यू या तो मार्केट वैल्यू। तो चलिए बुक वैल्यू पढ़ लेते हैं। बुक वैल्यू निकालना होगा, बहुत सिंपल रहेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल ले लीजिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस ले लीजिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लीजिए, सपोज क्वेश्चन में ये सब दिया है, एंड डिबेंचर ले लीजिए, सपोज टर्म लोन दिया है तो वो भी ले लीजिए। इनके जो भी बुक वैल्यूज दी रहेगी क्वेश्चन में वो सब यहां पर रखना है, इसका टोटल लेना है, प्रपोर्शंस निकालना है। प्रपोर्शंस तो आपको आता है निकालने, इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, प्रपोर्शन आ गया। इंडिविजुअल अमाउंट अगेन डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, अगेन प्रपोर्शन आ गया। तो इस तरीके से आप प्रपोर्शंस निकालते जाइए। ओके, प्रपोर्शंस एक बार आ गए तो इसके बाद क्या, इंडिविजुअल कॉस्ट रखना है। जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल का इंडिविजुअल कॉस्ट के ही है, प्रेफरेंस रिजर्व्स एंड सरप्लस रहेगा तो के आर रहेगा कॉस्ट, प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो केपी रहेगा कॉस्ट,
डिबेंचर रहेगा तो केडी रहेगा, और टर्म लोन रहेगा तो टर्म लोन का केडी अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिबेंचर के फैक्ट्स अलग है और टर्म लोन के फैक्ट्स अलग है। बोलने के लिए तो दोनों केडी है, बट दोनों के रेट्स अलग हो सकते हैं। अब क्या करना है, प्रोडक्ट निकालते वक्त सपोज ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, ये सी है, ये डी है, तो E इज इक्वल टू क्या करना है, C इंटू डी करना है, प्रपोर्शन इंटू इंडिविजुअल कॉस्ट करना है, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और प्रोडक्ट का जो टोटल आएगा ना, ये आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस तरीके से आपका इजीली आंसर आ जाएगा। यहां पर जो वैल्यूज ली गई थी बुक वैल्यूज, ये बुक वैल्यूज कौन सी है, पर शेयर पर डिबेंचर है क्या, नहीं, ये टोटल है, टोटल वैल्यूज है बुक वैल्यूज। टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितने करोड़ का, कितने लाख का रहेगा वो लिख सकते हो। करोड़ एंड लैक्स रहेंगे तो रुपीज इन करोड़, रुपीज इन लैक्स लिखोगे, आपका आंसर थोड़ा इजीली आ जाएगा, मिस्टेक्स कम होंगी। ओके, तो इस तरीके से आप वैक निकालते हो यूजिंग बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू के केस में थोड़ा सा ध्यान देना होता है। मार्केट वैल्यू वाले केस में इक्विटी शेयर कैपिटल यस आएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस में दोस्तों तभी आएंगे जब KR एंड KE आर नॉट सेम। यहां पे आएगा KE और नीचे आएगा KR, दोनों अलग, अगर अलग है तो ही आप इसको सेपरेटली लिखोगे। इफ KR इज इक्वल टू KE तब क्या करना है सर, तब आप रिटेन अर्निंग को इग्नोर करोगे तो भी चलेगा। रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूं। जब मेरा मार्केट वैल्यू मेथड होता है ना, तो मार्केट वैल्यू मेथड में रिजर्व एंड सरप्लस का सेपरेट मार्केट वैल्यू नहीं होता है। तो क्या होता है सर, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट वैल्यू निकाला जाता है। वो कैसे निकाला जाता है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज नथिंग बट मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इससे निकाला जाता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। एक बार पर शेयर वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कर दिए तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिला। इसको आपको स्प्लिट करना पड़ता है इन टू पार्ट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और वो कैसे करेंगे, इन द प्रपोर्शन ऑफ, आई विल राइट हियर, स्प्लिट इन द प्रपोर्शन ऑफ बुक वैल्यू वेट्स। बुक वैल्यू के हिसाब से आपको स्प्लिट करना पड़ता है। ओके, तो टोटल मार्केट वैल्यू सपोज 1 करोड़ आ गया, राइट, दैट शुड बी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। बुक वैल्यू सपोज 50 लाख है तो डिवाइड बाय 50 लाख इनटू बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख है सपोज, एंड बुक वैल्यू ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस 20 लाख है, तो इनटू 30 लाख कर देंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने जो वैल्यू आनी है वो आ जाएगी। इनटू 20 लाख कर देंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस के सामने वाली वैल्यू आ जाएगी। बट ये पूरा मगजमारी, पूरा मेहनत तभी करना है जब KR KE दोनों अलग है। अगर KR KE दोनों 12% है सपोज, तो क्यों मेहनत कर रहे हो भाई, स्प्लिट कर भी जो तुम आंसर्स निकालने वाले हो वो अल्टीमेटली मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर होने वाला है इंडिविजुअल कॉस्ट, तो स्प्लिट क्यों करें। स्प्लिट करने का मेहनत हम तभी करेंगे जब KR KE दोनों अलग है। ओके, इफ KR इज नॉट इक्वल टू KE तभी स्प्लिट करना है। ओके, उसके बाद आगे का तो आइटम्स पूरे सेम रहेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टर्म लोन, डिबेंचर्स, हर चीज सेम रहेगा। बट इसकी वैल्यूज कैसे आएगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वैल्यूज लाने के लिए ध्यान दीजिए, लास्ट के 5-10 मिनट है। ओके, इसकी वैल्यूज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बोलिए। इसके वैल्यूज के लिए आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू निकालनी होगी, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इंटू मार्केट प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर, नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू मार्केट प्राइस पर डिबेंचर करना पड़ेगा। अब दोस्तों ऐसी सेम आपको इमेजिन करना है डिबेंचर्स पे, नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू मार्केट प्राइस पर डिबेंचर। सर टर्म लोन में क्या करेंगे, टर्म लोन का बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम होता है, क्योंकि टर्म लोन ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जितना बुक्स के हिसाब से देना है उतना ही देना है, तो टर्म लोन का बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू विल बी सेम। ओके, यस, तो इस तरीके से आपके मार्केट वैल्यूज आ जाएंगी और फिर उसका टोटल लिया जाएगा, और फिर एक बार टोटल आ जाएगा तो इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल इनटू 100 विल गिव यू प्रोपोर्शंस, एंड फिर प्रोपोर्शन मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल कॉस्ट विल गिव यू प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में इधर KP लेंगे, इधर KD फॉर डेट लेंगे डिबेंचर, और इधर KD फॉर टर्म लोन लेंगे, और फिर प्रोडक्ट का टोटल आपका फाइनल वैक आएगा यूजिंग विच मेथड, मार्केट वैल्यू मेथड। ये जो भी मैंने बोला है डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे देखिए कौन से LDR क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है।
तो उस एलडीआर क्वेश्चन को क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पर चले जाओगे, 10-15 मिनट 20 मिनट इन्वेस्ट करोगे, पूरा एक एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा मेरे साथ, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइस, कमिंग टू द लास्ट पार्ट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल वैक बोलते हैं इसे। इट इज नथिंग बट इट इज द वैक ऑफ ओनली न्यू फंड्स रेज्ड, न्यूली फंड्स जो रेज हुए थे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 करोड़ थे और आपने 40 लाख और रेस किए, तो आप एडिशनल 40 लाख का जब कॉस्ट निकालते हो तो उसे आप बुलाते हो मार्जिनल वैक, सिर्फ एडिशनल 40 लाख का। ओके, तो मार्जिनल वैक इज नथिंग बट वैक ऑफ ओनली न्यू फंड्स। तो न्यू फंड्स में सपोज आपने सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डेट के थ्रू पैसा लिया है, तो आप बस 2 ही आइटम लोगे। सपोज अमाउंट्स 20 लाख 20 लाख या फिर 10 लाख 30 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो अमाउंट के सामने अमाउंट आ जाएगा, उसका टोटल ऑब्वियसली 40 लाख ही रहेगा। प्रपोर्शन निकालना होगा, इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल, दैट विल गिव यू प्रपोर्शन। इंडिविजुअल कॉस्ट अब वो सेम नहीं रहेंगे जो पहले रहेंगे, अब आपको वापस कुछ अलग से डेटा दिया रहेगा, तो वो देखना पड़ेगा कि आपका नया इक्विटी आपने कितने में इश्यू किया, तो नेट प्रोसीड अकॉर्डिंगली P0 माइनस F जो है वो चेंज होगा। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना होता है कि नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने कैसे निकालना है। इसका भी आपको एक एग्जांपल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, एलडीआर पे क्लिक कीजिए, जो भी आपका लिंक है वहां पे क्लिक कीजिए एलडीआर वाला, ऑटोमेटिकली आप मार्जिनल वैक वाले पार्ट पे चले जाओगे। यस दोस्तों, और ये जो प्रोडक्ट आएगा ये आपका मार्जिनल वैक रहने वाला है। मार्जिनल वैक इज नथिंग बट जो एडिशनल पैसा रेज किया है बस उसी का कॉस्ट निकालना है, सेम तरीके से निकालना है, बस उसी का कॉस्ट निकालना है, उसको आप बुलाते हो मार्जिनल वैक। Then coming to new WACC, new WACC is nothing but it is the WACC for total funds, old plus new funds, इसको बुलाते हैं मार्जिनल वैक, नो टोटल वैक। इसके अंदर अगर मेरे पास 1 करोड़ थे और एडिशनल 40 लाख रेज किए, तो जब मैं 1 करोड़ 40 लाख का कॉस्ट निकालता हूं तो उससे बुलाते हैं न्यू वैक। तो ऐसे केस में इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस जो था वो आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, ओल्ड वाले डिबेंचर थे वो आएंगे, टर्म लोन जो ओल्ड वाला था वो आएगा, एडिशनल पैसा सपोज आपने डिबेंचर इश्यू करके रेस किया है तो न्यू वाले डिबेंचर जो उसका अमाउंट यहां पर आएगा, और सपोज आपने ये सब का टोटल ले लिया, वापस से प्रपोर्शन निकाल लिया, वापस से इंडिविजुअल कॉस्ट रख दिया और प्रोडक्ट ले लिया, तो आपका यहां पर जो वैक आएगा इसको आप बुलाओगे न्यू वैक। इसका भी क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कीजिए, उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से। तो दोस्तों ये केस में आपको बस ध्यान क्या रखना होता है, आपका ये नया के क्या है, ये के आर क्या है, ये के पी क्या है, केडी फॉर ओल्ड डिबेंचर कितना था, टर्म लोन का केडी कितना था, न्यू डिबेंचर का केडी क्या है, सब चीजें आपको अच्छे से कैलकुलेट करके यहां पे लिखनी है और आपका नया वैक आ जाएगा दोस्तों। तो ये रहा हमारा दी एंड। दोस्तों यहां पर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। इन सभी के एग्जांपल्स को आपको देखना है, आप एग्जांपल देखिए एलडीआर, और ऑटोमेटिकली पूरा प्रोडक्ट जो आपके दिमाग में आ जाएगा वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है, मेरा सजेशन ये रहेगा आप एलडीआर क्लिक कर कर आपका एक बार वो डाउट क्लियर कर लीजिए, ताकि ये चैप्टर आपके दिमाग में एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाए। ये चैप्टर सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर बन जाए एग्जाम में। हर बार इस चैप्टर में से 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, मतलब 50 में से 15 मार्क्स, समझ रहे हो आप कितना बड़ा 30% का वेटेज हो गया। तो दोस्तों प्लीज इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपका ये जो पीरियड मिला है, ये पीरियड को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। आप जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो बस उसी एग्जाम में आपको क्लियर करना है, ताकि आप सीए फाइनलिस्ट कहलाओगे जल्द से जल्द। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप ये एफर्ट्स जो मैंने दिए हैं वो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो दोनों वीडियोस को लाइक करना और शेयर भी करना। ठीक है, बाय बाय, सी यू।